नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात पेट्रोल के बढ़ते दामों की। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगल के रोज एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये फी लीटर और चेन्नई में 100 रुपये फी लीटर के करीब पहुंच गई है। मंगल को मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा किया गया। इससे कबल पीर को कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, लेकिन इससे एक दिन पहले इजाफा किया गया था। ख्याल रहे कि 4 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में 32 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। इस असना में कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 8 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल के दाम 8 रुपये 76 पैसे महंगे हो चुके हैं। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे और डीजल की कीमत में 30 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के साथ हैदराबाद में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 69 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपये 20 पैसे हो गई है। कोरोना के बीच पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने के इम्कान है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसकी सिफारिश की है। करीब 1 महीने के सेशन में 20 इजलास होंगे। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से यह जानकारी दी। मॉनसून सेशन के दौरान पूरे पार्लियामेंट प्रेमिसेस में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सेशन में शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी होगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 18 जून को बताया था कि मानसून सेशन की सारी तैयारियां हो गई हैं। 445 एमपीज को वैक्सीन लग चुकी है। सेक्रेटेरिएट के सभी मुलाजमीन का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन एमपीज और पार्लियामेंट में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें भी जल्द लग जाएगी। हुकूमत ने मानसून सेशन में पास होने वाले बिल्स की प्लानिंग कर ली है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 40 से ज़्यादा बिल और 4 ऑर्डिनेंस पेंडिंग है। कोरोना की वजह से 3 सेशनों को बीच में ही रद्द करना पड़ा था। 2020 का पूरा मानसून सेशन ही रद्द कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने पीर के रोज ऐलान कर दिया था कि वो अगले T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद हिंदुस्तान की जगह यूएई और ओमान में करने जा रही है। अब आईसीसी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी तंजीम ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर को होगी। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। आईसीसी ने बताया कि बीसीसीआई इस टूर्नामेंट का होस्ट बना रहेगा। मैच 4 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। ये स्टेडियम शेख जायद जो अबू धाबी में है, दुबई इंटरनेशनल, शारजा और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड है। टूर्नामेंट के पहले राउंड में 8 टीमें 2 ग्रुप में खेलेंगी। एक ग्रुप के मैच यूएई और दूसरे ग्रुप के मैच ओमान में होंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया, ओमान और पापुआ न्यू गिनी ये टीमें हैं। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 12 में पहुंचेगी। सुपर 12 के मुकाबले भी 2 ग्रुप में होंगे। इसके बाद दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आईसीसी के कैलेंडर में वर्ल्ड T20 हर 2 साल पर होने वाला टूर्नामेंट है, लेकिन इस बार इसका इनेकाद 5 साल के बाद होना है। 2020 में टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसे टाल दिया गया था। 2021 का मेजबान हिंदुस्तान था, लेकिन बीसीसीआई ने कोरोना और टैक्स को देखते हुए टूर्नामेंट को यूएई और ओमान में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने चंद रोज कबल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से मुतालिक केस की तहकीकात कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी है। एनआईए इस केस को दोबारा रजिस्टर करेगी और उसे बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तहकीकात की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे कबल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए मुश्तरका तौर पर इस वाक़े की तहकीकात कर रहे थे। इसके साथ ही जम्मू पुलिस ने दहशतगर्दी से मुतालिक दफात के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए की टीम इतवार के रोज़ ही धमाके के बाद इब्तदाई शवाहिद इकट्ठा करने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई थी। बाद अज़ां ये शवाहिद फॉरेंसिक तजज़िये के लिए भेज दिए गए थे। इस हमले की तहकीकात करने वाली एजेंसियों ने पीर के रोज़ कहा था कि मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा का इसमें हाथ हो सकता है। आरडीएक्स के इस्तेमाल के पेश नज़र पाकिस्तान में एक्टिव अनासिर के मुलविस होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इतवार की रात अपनी नौयत के पहले हमले में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन हमला किया गया, जिसमें फिजाइया के 2 अहलकार जख्मी हो गए थे।
जम्मू कश्मीर के आर्मी बेस पर ड्रोन हमले की साजिश का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी गूंज गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हिंदुस्तान ने कहा कि स्ट्रैटेजिक और तिजारती असासों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए मुसल्लह ड्रोन इस्तेमाल करने के खदशात पर आलमी बरादरी को संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। वजारत दाखिला उमूर के खुसूसी सेक्रेटरी VSK कौमुदी ने कहा कि आज दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी की माली आनत और अदायगी के नए तरीके और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब दहशतगर्द ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। VSK कौमुदी ने कहा कि कम लागत का ऑप्शन होने की वजह से दहशतगर्द तेजी से ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आसानी से दस्तयाब है। ड्रोन्स के जरिए दहशतगर्द असला या धमाका खैज मवाद एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज रहे हैं। ये पूरी दुनिया में सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक खतरा और चैलेंज बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने दहशतगर्दों को सरहद पार से असला की स्मगलिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते हुए देखा है, इसलिए स्ट्रैटेजिक और तिजारती असासों के खिलाफ मुसल्लह ड्रोन के इस्तेमाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक नाफिज करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गैर मुकीम मजदूरों की फलाह बहबूद से मुतालिक मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के लिए मुतअद्दिद गाइडलाइंस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से गैर मुनज़्ज़म और गैर मुकीम मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से एक वेब पोर्टल तैयार करने का भी हुक्म दिया। महाजिर मजदूरों की नकल मकानी और कोरोना वबा की वजह से दगरगुंद सूरत हाल की असलाह के लिए अज खुद नोटिस लेने से मुताल्लिक अपने हुक्म में अदालत उज़्मा ने कहा कि हुकूमत गैर मुकीम मजदूरों के लिए यानी माइग्रेंट लेबरर्स के लिए राशन मुहैया करे और वबा जारी रहने तक कम्युनिटी किचन जारी रखा जाए। बेंच ने रियासतों को उनके मुतालबे के मुताबिक इजाफी गल्ला फराहम करने की हिदायत की और रियासती हुकूमतों से भी कहा कि वो गैर मुकीम मजदूरों में राशन की तकसीम के लिए मौजू मनसूबे बनाएं। ख्याल रहे कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन मुल्क के किसी भी हिस्से से लिया जा सकता है। हालांकि दिल्ली के अलावा इस स्कीम को अभी तक मगरबी बंगाल और आसाम की रियासती हुकूमतों ने नाफिज नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में दिल्ली वाला दाव चला है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े इंतखाबी वादे किए। पहला, हर खानदान को 300 यूनिट बिजली फ्री। दूसरा, पुराने घरेलू बिल माफ। तीसरा, 24 घंटे पावर सप्लाई। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों के बिजली के बिल 70,000 तक आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है। जिनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं उनके कनेक्शन जोड़े जाएंगे, पुराने घरेलू बिजली के बिल माफ़ होंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली से 80% लोगों का बिजली का बिल ज़ीरो आएगा। ये केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन के वादे नहीं। उनके वादे 5 साल में पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी 300 यूनिट बिजली और पुराने बिजली के बिल माफ़ होंगे। 24 घंटे बिजली देने में वक्त लगेगा। केजरीवाल ने पंजाब रवाना होते वक्त ट्वीट किया कि पंजाब के लिए ये नई सुबह है। अगले कुछ घंटों में मैं आपके बीच मौजूद रहूंगा। सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। क्यों? एक आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, पूरा महीना कमाता है, कमा के घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है और पूरा महीना खर्चा अपना घर बीवी को चलाना पड़ता है, महिला को चलाना पड़ता है, हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है। कई घर ऐसे हैं, महिलाओं ने बताया जी हमारा महीने का आधे से ज्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है। अब कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे ज्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं। तो जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत थी। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1 लाख। लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसे वहां सांठगांठ थी।
आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। सबसे ज्यादा दुखी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में साधु के कत्ल का अंधोनाक मामला सामने आया, जिससे लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। वाकया मंडाली थाने इलाके के बुडला केथुआ अड्डा गांव का है, जहां एक साधु का पीट पीट कर कुछ नामालूम लोगों ने कत्ल कर दिया और जब इसकी खबर मकामी लोगों को हुई तो एक हंगामा बरपा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। साधु के कत्ल से नाराज गांव वालों ने लाश को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया और हंगामा करते हुए कसूरवारों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक महलूक साधु का नाम चंद्रपाल उर्फ सुखी है, जिनकी लाश मंगल की सुबह बरामद की गई। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द कत्ल वाक़े से पर्दा उठाया जाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलाके के ही कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने पीट पीट कर साधु का कत्ल किया और फिर उनकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। साधु के मुतालिक लोगों का कहना है कि बुडला गांव के सिद्धपेट चामुंडा देवी मंदिर के पास वो रहते थे और गुज़िश्ता 12 साल से मंदिर में ही इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहते थे। मकामी लोगों के साथ चंद्रपाल साधु के झगड़े की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। पुलिस ने कत्ल वाक़े की जांच शुरू कर दी है और लोगों को किसी तरह समझाकर लाश को अपने कब्जे में कर लिया। मौसूला इतलात के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अफसरान का कहना है कि कत्ल की वजह का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। वेस्ट बंगाल के जादवपुर में मंगल के रोज इलेक्शन के बाद तशद्दुद के मामलों की जांच करने के लिए पहुंची नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम पर हमला किया गया। जांच टीम के रुकन आतिफ रशीद ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया कि यहां 40 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इसी दौरान हम पर गुंडों ने हमला कर दिया। आतिफ रशीद ने इस वाक़े के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, इसमें कुछ लोग रशीद की जानिब गुस्से में बढ़ते दिख रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान उन्हें रोक रहे हैं। कुछ और लोगों ने भी इनकी वीडियो शेयर की है। एक वीडियो में रशीद बता रहे हैं कि हम यहां कोर्ट के अहकाम पर जांच के लिए आए हैं। यहां 40 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। कुछ गुंडों ने हम पर अटैक किया, पुलिस पर भी हमला किया। हमें भगाने की कोशिश की गई। ये हमारा हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। हमने लोकल पुलिस को अपने आने की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस नहीं आई। ये बहुत अफसोस की बात है। দেখুন, আজকে হিউম্যান রাইটস থেকে কেপিসির ভেতরে এসেছিল, কি পরিস্থিতি। হিউম্যান রাইটসের যারা প্রতিনিধি তাদেরকে মারধর করার জন্য এসছে এবং লোকাল পুলিশ সেই অর্থে কোনো মুভ করেনি। লোকাল পুলিশ সেই অর্থে কোনো মুভ করেনি। ফোন নম্বর हेलो अब ये क्या देखा है बोलो। देखिए, मैं हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा। लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा। नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मतलब मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आके खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी। ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए, ये सब मुझे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। एक बार देखिए आप। श्रीनगर के पारिमपुरा में पीर की शाम से जारी मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इनमें पाकिस्तानी दहशतगर्द नदीम अबरार और उसका मकामी साथी शामिल है।
अबरार लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर भी था। उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था। देर रात तक सिर्फ एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर थी। पीर की शाम 6 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। सबसे पहले वहां से मकामी लोगों को बाहर निकाला गया। अबरार की निशानदही पर हथियारों की तलाश की जा रही थी, तभी एक घर में छिपे उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान और अबरार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में अबरार का साथी मारा गया। बाद में अबरार ने भी दम तोड़ दिया। इनका लौड़ा ट्विटर पर हिंदुस्तान का गलत नक्शा जाहिर किए जाने के ताल्लुक से यूपी पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में ट्विटर इंडिया के सरबराह मनीष महेश्वरी का नाम भी शामिल है। ये रवामा ट्विटर इंडिया के सरबराह मनीष महेश्वरी के खिलाफ यूपी पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज की है। ख्याल रहे कि ट्विटर पर जाहिर किए गए हिंदुस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग ममालिक के तौर पर जाहिर किया गया था। ये गलत नक्शा ट्विटर के ट्वीट लाइफ सेक्शन में जाहिर किया गया था, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई थी और ट्विटर पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। बाद में तनाज़ा होने पर ट्विटर ने हिंदुस्तान के इस गलत नक्शे को हटा दिया। दरअसल हुकूमत हिंद ने नए डिजिटल कवानीन के हवाले से ट्विटर इंडिया और मरकजी हुकूमत में तनाव चल रहा है और दोनों के दरमियान कई मामलों पर तनाज़ा रहा है। 2 दिन कबल ही ट्विटर ने आईटी के वजीर रविशंकर प्रसाद और पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस लीडर शशि थरूर के खातों को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। वहीं कुछ दिन पहले ट्विटर इंडिया के सरबराह को गाजियाबाद में एक मुसलमान बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गुमराहकुन मालूमात फैलाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज करने के बाद पूछगछ के लिए बुलाया गया था। वहीं ट्विटर के जरिए आरएसएस के कुछ रहनुमाओं के तस्दीकशुदा अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का मामला भी शह सुर्खियों में रहा था। हुकूमत ने 26 मई की डेडलाइन के अंदर डिजिटल कंपनियों पर लागू नए आईटी कवायद पर अमल दरामद न करने की पादाश में ट्विटर को कानूनी कार्रवाई से दी गई रियायत वापस ले ली। ऐसी सूरत हाल में उसे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी काबिल एतराज़ मवाद के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मरकजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में सोशल मीडिया फोरमों से कहा था कि आज़ादी इजहार राय और जमहूरियत के मामले में वो हिंदुस्तान को भाषण ना दें और इस बात का आदा किया था कि अगर मुनाफा कमाने वाली ये कंपनियां हिंदुस्तान में कारोबार जारी रखना चाहती हैं तो उन्हें आईन हिंद और हिंदुस्तानी कवानीन की पैरवी करनी होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद और बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा के बाद अब ट्विटर ने सोशल वर्कर और वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने वैक्सीनेशन पर किए गए प्रशांत भूषण के ट्वीट को मिसलीडिंग यानी भ्रम फैलाने वाला बताया और उनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। भूषण ने पीर की शाम 6:20 पर एक ट्वीट किया था। इसमें कहा गया था कि कोविड वैक्सीन पर अपने जो ओपिनियन है वो रखने की वजह से मुझ पर कई लोगों ने ज़बानी हमला किया। मैं कुछ दस्तावेज पेश कर रहा हूं। इन वजूहात से ही मेरे मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम है। वैक्सीन का ट्रायल ना किया जाना और उसके संगीन नतीजों के अलावा मैं अपने ख्यालात को सेंसर किए जाने से भी मुतफक्किर हूँ। ट्विटर ने सिर्फ प्रशांत भूषण के ट्वीट पर मिसलीडिंग का लोगो लगाया बल्कि वहाँ लिंक जनरेट कर दिया। इसे क्लिक करने पर यूज़र के सामने वैक्सीन से जुड़ी जानकारियाँ आ जाती हैं। इसमें बताया गया कि क्यों हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ज़्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन को महफूज बताया है। ट्विटर ने प्रशांत भूषण को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक खुलने के बाद मंगल की सुबह 10:42 पर प्रशांत भूषण ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि तो ट्विटर ने मेरे ट्वीट को मिसलीडिंग बताया है। मैंने उस ट्वीट में सबूतों के साथ बताया था कि वैक्सीन को लेकर मेरे मन में शक क्यों है। इसके बाद भी मुझे 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मैंने पहले भी कहा था कि फार्मा और आईटी कंपनियों के बीच गठजोड़ है, दोनों एक नैरेटिव को लेकर चलते हैं। ट्विटर के एक्शन से यह साबित हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ने फेसबुक और गूगल के अफसरों के साथ मंगल के रोज मीटिंग की।
इस कमेटी ने इन कंपनियों से कहा कि उन्हें नए आईटी कवानीन और मुल्क के कानूनों को मानना होगा। कंपनियां डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। हाल ही में लागू हुए आईटी कवायद पर हुकूमत और सोशल मीडिया कंपनियों की तनातनी के बाद ये इजलास बुलाया गया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद और पार्लियामेंट मेंबर शशि थरूर के अकाउंट लॉक किए जाने पर ट्विटर से 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। ट्विटर से पूछा जाएगा कि यह फैसला किस बुनियाद पर लिया गया। इस बारे में कमेटी ने सेक्रेटेरिएट को भी लेटर भेजने के अहकाम दिए हैं। ये लेटर मंगल के रोज़ को ही भेजा जा सकता है। अगर ट्विटर से ठीक जवाब नहीं मिलता है तो कंपनी के ओहदेदारों को तलब किया जा सकता है। गूगल के ओहदेदारों ने कमेटी को बताया कि यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस पर अमल न करने पर जनवरी से मार्च 2021 के दौरान यूट्यूब ने 95 लाख से ज़्यादा वीडियो हटाए हैं। इनमें से 95% वीडियोस की शुरुआती पहचान इंसानी दखल के बगैर मशीनों ने की थी। इन वीडियो में से 27.8% को सिंगल व्यू तक नहीं मिला था, वहीं 39% को महज 1 से 10 व्यूज मिले थे। यूट्यूब ने बताया कि इसी तिमाही के दौरान कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन पर 22 लाख से ज़्यादा चैनलों को बंद किया गया था। इसी दौरान यूट्यूब ने 1 करोड़ से ज़्यादा कमेंट्स हटाए हैं। इसमें ज़्यादातर स्पैम थे और इन्हें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया गया था। इससे पहले फेसबुक के अफसरों ने इस कमेटी से कहा था कि नए आईटी गाइडलाइंस के तहत हमने 15 में से 15 जून के बीच कितना कंटेंट हटाया, इस पर फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को देंगे। इससे पहले 2 जुलाई को एक इंटरिम रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी जाएगी। फेसबुक के अलावा गूगल के ओहदेदारों को भी इस कमेटी के सामने पेश होना है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर जारी है। आज रात 8 बजे तक दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 18,23,02,122 हो चुकी है, जबकि 39,47,958 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब तक 16,68,55,416 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं और फिलहाल 1,94,98,748 अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 80,366 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज़्यादा 5,13,544 अमवात ब्राज़ील में हुई हैं। ब्राज़ील कोरोना के टीके में भी पिछड़ रही है। 41 लाख लोग जो डेडलाइन सेट की गई थी वो ख़त्म होने के बाद भी दूसरी डोज लेने नहीं पहुंचे। ये पहली डोज लेने वालों का 16% है। वजारत सेहत के दस्तावेज़ों के मुताबिक लोग दूसरी डोज लेना भूल रहे हैं। खासकर बुजुर्गों को उनके अफराद ख़ानदान दूसरी डोज लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने माना है कि कई इलाकों में इंटरनेट जैसी सहूलियात की कमी से भी रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मकामी लोगों ने कहा कि लोग बेहद मायूस हैं। उनमें वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की कोई ख्वाहिश नहीं है, जबकि कई लोगों ने वैक्सीन की सप्लाई में करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया है। एक एक्सपर्ट ने वहां के बताया कि पहले ही ब्राज़ील कोरोना से अमवात के बोझ तले दबा है। ऐसे में वैक्सीनेशन की कमी उसे गहरे बहरान में पहुंचा सकती है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ब्रिटेन में इतवार के रोज़ कोरोना के नए मामले 18,000 को पार कर गए। ये तादाद 5 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले 5 दिनों से कोरोना के मामले 15,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,012 नए मरीजों की पहचान हुई है। 56,985 ठीक हो गए हैं और 907 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 17 मार्च के बाद यानी 103 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब केसेस 38,000 से कम आए हैं। इससे पहले 17 मार्च को 35,838 केसेस आए थे। मुल्क की 10 रियासतों में टोटल लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बात की खुशी है कि आज हमारा जो कोविड के संदर्भ में वैक्सीनेशन है उसकी डोजेज की जो संख्या है वो 33 करोड़ की संख्या को उसने पार किया है और काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली में आज 40,000 से कम जो है पिछले 24 घंटे में लगभग 37,000 हमारे केसेस आए हैं। हमें पूरी सतर्कता कोविड के संदर्भ में बरतते रहना है। जो हमारा वेव 2 था जिसको हम कहते हैं उसमें भी अभी 37,000 केसेस हैं।
इसलिए कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। हर हालत में ठीक से मास्क को पहनना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना और बाजार में या किसी भी भीड़ भाड़ के स्थान पर केवल ज़रूरत पड़ने पर, बहुत आवश्यक होने पर ही जाना। इन बातों को किसी कीमत पर नहीं भूलना है, ये बहुत आवश्यक है। अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर सभी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें। जितनी जल्दी हम वैक्सीन लेंगे और जितना बेहतर ढंग से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अपनाएंगे, हम खुद भी अपने प्राणों की अच्छी रक्षा कर पाएंगे और अपने परिवारजन और अपने मित्रजनों को भी कोविड से बचाने में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के हिंदुस्तान में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सिप्ला कंपनी को इस वैक्सीन के इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जराये का कहना है कि सिप्ला को मुल्क में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त को पूरा करना ही होगा। मॉडर्ना पहली ऐसी इंटरनेशनल वैक्सीन है जो पूरी तरह तैयार होकर बैरून मुल्क से आएगी और इसकी डोज लोगों को दी जाएगी। मुल्क में मिलने वाली ये चौथी वैक्सीन है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है। मॉडर्ना को हिंदुस्तान में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सीधे इंपोर्ट होगी, मुल्क में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। वहीं कोविशील्ड को मुल्क में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं। वहीं रूस की स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज स्पुतनिक के डेवलपर रशियन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट फंड आरडीआईएफ की हिंदुस्तानी पार्टनर है। मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की थी कि वो इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की कंपल्शन को ख़त्म करें, लेकिन सिप्ला को 100 लोगों पर ट्रायल करना होगा। हालांकि बैरूनी वैक्सीन को हिंदुस्तान में अप्रूवल मिलने पर पहले 1500 से 1600 लोगों पर ट्रायल करना होता था, लेकिन 15 अप्रैल को हुकूमत ने पॉलिसी में बदलाव कर इसे 100 लोगों तक महदूद कर दिया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण के कोरोना वायरस से मुतासिर और हेल्थ से मुतालिक सेक्टर के लिए पीर के रोज ऐलान करदा माशी पैकेज को ढकोसला करार देते हुए कहा कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर खजाना के माशी पैकेज को कोई भी कुंबा अपने रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। ये पैकेज नहीं, एक और ढकोसला है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की वबा से तबाह हाल मईशत को वापस ट्रैक पर लाने के लिए वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पीर को एक और इमदादी पैकेज का ऐलान किया, जिसमें कोरोना मुतासरा इलाकों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी स्कीम और सेहत के शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए समेत दीगर कई शोबों के लिए इख्तिसादी पैकेज का ऐलान किया था। निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज को जारी करते हुए दावा किया कि इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और मईशत को नई जिंदगी हासिल होगी। जनूबी अफ्रीका में खवातीन को मर्दों के बराबर इख्तियारात दिए जाने की कोशिशों के तहत हुकूमत ने एक ऐसी तजवीज़ पेश की है जिससे कई तंजीमें चरागपा नजर आ रही हैं। दरअसल जनूबी अफ्रीका हुकूमत ने खवातीन को एक से ज़्यादा शोहर रखने का इख्तियार देने वाली तजवीज़ तैयार की है, जिससे तनाज़ा शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीका में अब तक मर्दों के लिए एक से ज़्यादा शादी करने का निज़ाम है और अब हुकूमत ऐसा ही कुछ खवातीन के लिए करना चाहती है। हुकूमत के इस फैसले से जनूबी अफ्रीका की खदामत पसंद तंजीमें बेहद नाराज़ हैं। मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन और टीवी की मारूफ हस्ती मूसा मिसले की इस तजवीज़ की मुखालिफत में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ के कानून बनने पर जनूबी अफ्रीका की सकाफत तबाह हो जाएगी। मूसा का ये भी कहना है कि खवातीन कभी मर्दों की जगह नहीं ले सकती। साथ ही मूसा ने सवाल किया कि क्या इस कानून के पास होने के बाद खवातीन अपने शोहरों के लिए लोबोला देंगी। वाज़ेह रहे कि लोबोला को अफ्रीकी कल्चर में दुल्हन की कीमत कहा जाता है, जिसे मर्दों के जरिए दिया जाता है। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत के जरिए पेश करदा तजवीज़ को कटघरे में खड़ा करते हुए मूसा ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इस तरह के रिश्तों में बच्चों की क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि मर्द अगर एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो ये कदीम रस्म है, लेकिन अगर खातून एक से ज़्यादा शादियाँ करती है तो मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनापसंद होते हैं। अगर हुकूमत की तजवीज़ ने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली तो समाज का शीराज़ा बिखर जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।